जी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? जी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आवाज़ आप तक सही तरीके से पहुंच रही है? वीडियो ऑडियो आप कमेंट दे दें। आज हम यूपी जुडिशियरी हिंदू लॉ की 5वीं क्लास में आपसे गुड इवनिंग रेखा कुशवाहा जी, गुड इवनिंग अरुण भारद्वाज जी, सारे परिचित चेहरे, परिचित नाम, गुलस्तान प्रवीण जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राय साहब गुड इवनिंग। ठीक है, धन्यवाद अरुण जी, आपने मुझे फीडबैक दिया ऑडियो और वीडियो के बारे में। रविंद्र प्रताप जी प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? गोविल कनौजिया जी धन्यवाद आपका भी, नमस्कार। ठीक है, गुलस्तान प्रवीण जी आपका भी धन्यवाद। ऑडियो और वीडियो इज गुड गुड। कौस्तुभ जी, आज थोड़ा सा कनेक्शन में दिक्कत थी, दिल्ली खुला है तो कनेक्शन बंद होने लगा है। लोड शायद ज़्यादा था ऑफिस का, इसलिए थोड़ी देर हो गई। माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। आप लोग समय पे हैं, 13 लोग आप यहाँ पे इस वक्त लाइव में मौजूद हैं। आप सबका पुनः स्वागत है। और आइए अब बिना किसी प्रिल्यूड के या प्रस्तावना के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। बिकॉज बाय नाउ फॉर्मेट क्लियर है कि हम कैसे क्या करते हैं। इंटरैक्टिव हम नहीं हो पा रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप में। मेरी कोशिश लगातार जारी है। मैं आप लोगों से भी पुनः यह निवेदन करूंगा कि वहाँ पे थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहें, क्योंकि आज ही मैं कुछ जुडिशियरी के पेपर्स का अध्ययन कर रहा था। वैसे 10 सवाल मैंने छांटे जो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो मैं उन 10 सवालों को डिस्कस करूंगा, लेकिन आज वो सवाल मैं यहाँ नहीं लूँगा। जो हमारा पिछला बचा हुआ चीज़ें हैं वो करूँगा, लेकिन मैं ग्रुप में वो 10 सवाल डाल दूँगा ताकि आप उसको पढ़ के आएँ तो चीज़ें और आसान रहेंगी। जो एक और बात इस बार मैं कहना चाहता हूँ, तो लगातार कौस्तुभ जी ग्रुप में कह रहे हैं, लेकिन शायद आप लोगों ने उसका नोटिस नहीं लिया है या नहीं ले पाए हैं। वो ये है कि आप कई बार ना सोचते हैं कि हम लाइव क्लास में नहीं जाएंगे, हम बाद में ना वीडियो देख लेंगे। देखिए, ऐसी कोई मजबूरी है तो चलेगा, लेकिन मैं पुनः बार बार यही कहता हूँ कि लाइव क्लास में आने का मतलब है 50% काम तय हो जाना। तो यहाँ बट रहा है, आप जस्ट बाय बीइंग प्रेजेंट हियर, बाय साइनिंग इन, आप उसका 50% ग्रहण कर लेते हैं। ये किसी भी चीज़ के लिए है। आप क्लास में जाते हैं, लेक्चर में अटेंड करते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, तो उसकी 50% रिसीविंग जो है आपको मिल जाती है। और जो दूसरी बात है कि जब आप विदिन 24 आवर्स इस लेसन को रिवाइज कर लेते हैं तो 75% पे आप पहुंच जाते हैं। और जब आप इसको पुनः एक बार रिकॉल कर लेते हैं तो आप 100% तक पहुंच जाते हैं। और फिर कोई ऐसी कारण नहीं है कि आपको अपने चूजन प्रोफेशन में, अपने लक्ष्य में आपको सफलता ना मिले। जो रेशियो है आपके उत्तर प्रदेश जुडिशियरी का दोस्तों, वो थोड़ा कठिन है। फॉर एवरी 2000 स्टूडेंट्स हु अपीयर फॉर दिस एग्जाम, 1 ऑफ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट। नाउ वो 1-2 हजार में से कौन होगा, वो इसी बात पर निर्भर करता है कि वो कितना अनुशासन को मानता है और वो क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है। तैयारी तो हर लोग कर रहे हैं, वो सीरियस हैं। उम्र के इस दौर में आते आते कोई ये बात तो कही नहीं जा सकती कि वो सीरियस नहीं है। लेकिन एज आई टोल्ड यू कि एवरी 2000 पर्सन हु इज अपीयरिंग इज सीरियस कैंडिडेट, बट सेलेक्ट तो एक ही होना है। तो आपने उन 2000 में से एक बनना है। तो इतना ही मुझे कहना है क्लास के बारे में। तो आप निश्चित तौर पे लाइव क्लास में जुड़ें, आएँ, रिवाइज करें, सवाल पूछें, आंसर दें यहाँ पे। और कोई भी आपको संशय हो, जिज्ञासा हो, वो भी पूछें, बाद में भी पूछें।
और इस वीडियो को अब ये YouTube पे भी उपलब्ध है, तो हम चाहते हैं कि क्लास ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए इसमें। तो आप न सिर्फ अपने तक उसको सीमित रखें, बट इस सूचना को, इस अच्छे काम को आप आगे भी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, आगे उसको शेयर कर दें इत्यादि। ये काम आप करें और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ऐसा करेंगे। धन्यवाद। तो आइए हम विषय पे आते हैं। हमने पीछे के दिनों में जो चीज़ें कवर की थी वो यहाँ पे आके छूटी थी कि एंशिएंट सोर्स ऑफ लॉ। अब आज जो हमारा चैप्टर कवर होना है वो है कि मॉडर्न सोर्स ऑफ लॉ। आपने देखा, मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदू लॉ सबसे पुराना लॉ है विश्व का, हिंदुस्तान का ही नहीं। लॉ होते हुए भी ये लॉ नहीं था। लॉ की परिधि में कब आया, कब इसमें अपराध नियंत्रण की बात हुई, किस स्कूल में बात हुई, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में हमने वो सारी चीज़ें पर चर्चा की थी। और एंशिएंट में जो एंशिएंट सोर्स ऑफ लॉ है उसमें कस्टम्स, उसमें आपकी कमेंट्रीज और तमाम सारी बातें हैं। जो दो स्कूल ऑफ थॉट आता है उसकी, और जो आपकी स्मृति है और जो श्रुति है, इत्यादि इत्यादि बातों पे चर्चा हुई थी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे उससे जो रिलेटेड थे उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहाँ तक जो विषय हम पहुँचे हैं उसमें जो एक आपका सब्जेक्टिव सवाल तैयार होता है या तैयार हो चुका है, जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है जो अक्सर पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, हु इज़ हिंदू। और इससे संबंधित जो केस लॉ है वो भी हमने डिस्कस किया था। तो आप इस सवाल को तैयार कर लें सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ऑब्जेक्टिव तो हमने काफ़ी डिटेल में जाके चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, जो आपको आपके जीके के सेशन में भी काम आएगा। और कुछ लोग अगर अपना लक अमिताभ बच्चन जी के साथ कुर्सी पे आजमाना चाहते हैं तो वहाँ भी काम आएगा। वो 2-4 सवाल यहाँ से भी टपका देते हैं। तो अगर 1 करोड़ रुपए जीतने का आपका इरादा हो तो आप वहाँ भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। वैसे ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, पता नहीं आप लोगों को मालूम है या नहीं। हमारा एक जूनियर लड़का था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, आपने नाम सुना होगा, रोहित माथुर। तो वहीं गर्ल्स हॉस्टल के सामने उनका घर था। तो उसने कुछ ज़माने पहले, मुझे वो वर्ष तो याद नहीं है, उसने ये 1 करोड़ रुपया इलाहाबाद से आके अपियर करके जीता था। और उसको न सिर्फ 1 करोड़ रुपया मिला, बल्कि वो आज तक ने उसको नौकरी भी दे दी। वो आज तक में बतौर रिपोर्टर भाजपा बीट पे काम करता था, वहाँ भी मेरा जूनियर था। और आजकल वो एक हेरिटेज एविएशन करके अपनी एविएशन की कंपनी चलाते हैं, तो जिसमें 4-5 जहाज हैं उनके पास और 4-5 हेलीकॉप्टर है। और आप बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पे जाते हैं और जिस आप हेलीकॉप्टर में आप सवारी करते हैं तो वो आपके इलाहाबादी मित्र, आपके जूनियर रोहित माथुर का ही है। न वो सिर्फ विश्वविद्यालय से हैं बल्कि आपके शहर के भी हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि संभावनाओं के लिए अनंत आकाश है। स्काई इज द लिमिट। जहाँ से आप शुरू नहीं करते हैं, मैं कहता हूँ स्काई इज द ओनली लिमिट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट। अनंत आकाश की संभावनाएं हैं लॉ के क्षेत्र में, जुडिशियरी के क्षेत्र में। आप कहीं भी जा सकते हैं। हमारे शहर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक दिया है और आज भी बहुत सारे लोग बहुत ही सम्मानित और गरिमामय पदों पे अपनी एक लीगल फील्ड में धाक जमाया है और अपनी प्रसिद्धि पाई है। तो आप भी उसी बट वृक्ष परंपरा के एक अंग हैं। तो निराश होने या हताश होने या यह समझने कि यह कार्य बहुत कठिन है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप बस लगे रहें, मन योग से सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो साथियों, मैं ज्ञान के साथ साथ ये बातें आपको लाइव एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कि आपका मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। इस चैलेंज में, मैं तो प्रॉब्लम कहता ही नहीं हूँ, संघर्ष भी नहीं कहता, मैं उन वर्ड्स को इस्तेमाल करने से भी बचता हूँ। और आपसे भी चाहूँगा कि ऐसे निगेटिव वर्ड्स आप अपने ज़ुबान पे ही न लाएं। तो मैं इसको चैलेंज कहता हूँ, एक चुनौती कहता हूँ। तो इस चुनौती में निश्चित आपको सफलता मिलेगी। मेरे टाइम का 2 पंक्ति थी जो मुझे बड़ी प्रेरणा दिया करती थी। मेरे एक मित्र ने
सुनाया था, वो बेचारा इस दुनिया में नहीं है, मेरा बैचमेट था। वो अक्सर कहा करता था, अगर तुझे बहुत गरूर है अरे सर फिरे तूफा, अगर तुझे बहुत गरूर है सर फिरे तूफा, तो हमें भी जिद है कि इस दरिया को पार करना है। तो आइए हम इस न्यायिक सेवा की दरिया को पार करने के मंजिल में हम और आप एक साथ हैं और हम मिल करके इसको पार करेंगे। इसी उद्देश्य, इसी उद्घोषणा के साथ हम आज का अपना विषय शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपका एक प्रश्न तैयार होता है, हु इज हिंदू। काफ़ी डिटेल में मैंने बात किया, उसको आप जरूर तैयार कर लें, ऑब्जेक्टिव टाइप है ही आपका। और जो जीके के प्रश्न तैयार हो रहे हैं वो आपका बोनस है। कुछ ट्रिक्स भी आपको हमने बताए हैं कि कैसे जब आप एक प्रश्न तैयार करते हैं तो उसके इर्द गिर्द आने वाले तमाम विषयों को भी आप तैयार कर लेते हैं, ताकि एक तो आपका ज्ञान परिपूर्ण होता है और दूसरा छूटने की संभावना खत्म हो जाती है। तो आइए हम मॉडर्न सोर्स की बात करते हैं। तो मॉडर्न सोर्स में अगर कोई लोग साथी नोट लेना चाहते हैं तो आप नोट भी लें, और कुछ लोग यहाँ अगर टाइप करें कि आपके हिसाब से वो मॉडर्न सोर्स क्या क्या है। हाँ करमचंद जी बताइए, वो मॉडर्न सोर्स क्या क्या है। दिनेश शुक्ला जी बताइए, शुक्रिया आपका। सिद्दीकी साहब, तो आप बताइए वो मॉडर्न सोर्स क्या क्या है। तो देखिए साथियों, मॉडर्न सोर्स बहुत ही अहम सोर्स है। आज की हमारी जो लॉ है उसमें बहुत ज़्यादा मॉडर्न सोर्स पे जोड़ है। तो अगर हम सबसे पहली बात करें मॉडर्न सोर्स में और सबसे महत्वपूर्ण सोर्स की बात करें तो वो बनता है आपका जुडिशियल डिसीजन। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑथोरेटिव। ऑथोरेटिव का मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा ये जोड़ दिया जाएगा अगर कहीं विवाद होगा तो इस आधिकारिक, जिसको आप कहते हैं ऑथोरिटेटिव, तो आधिकारिक है और ये बाइंडिंग है। ये सोर्स, इसके इर्द गिर्द किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। और यहाँ पे आपका एक सब्जेक्टिव प्रश्न इससे और तैयार होता है या बनता है, आप देखें उसको, नहीं तो आगे की क्लास में आप लोग जैसा कहेंगे मैं उस पर भी बात करूँगा कि ये जो जुडिशियल डिसीजन है, इसका जो बेस है, जिस पे ये बेस्ड है, उसका नाम है द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज द बेस, और इसी पे ये आधारित है। और इट वाज अप्लाइड इन द केस ऑफ, ये क्या कहता है कि ऐसा कोई केस जिसके सरकमस्टांसेस, जिसके फैक्ट्स सिमिलर हों और वो पहले ही डिसाइड कर दिया गया हो, इसको हम लोग हिंदी में मिसाल के सिद्धांत कहते हैं, कि ऐसा हुआ था, ये फैक्ट्स था, इसलिए तो ये जो है मिसाल के सिद्धांत के आधार जुडिशियल प्रेसिडेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट या जुडिशियल डिसीजन, न्यायिक निर्णय जो होते हैं उनके आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। और ये जो आज की हमारी हिंदू लॉ की जो मॉडर्न सोर्स है उसकी सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एंड जो दूसरा हमारा है सोर्स वो है लेजिस्लेशन, कानून, संसद द्वारा पारित कानून बनाया जाना। तो लेजिस्लेशन हमने क्या किया, आपने अगर एंशिएंट सोर्स को देखा होगा तो कस्टम जो है, कस्टम को हमने बखूबी डिफाइन किया है, किसको हम कस्टम मानते हैं, कितने तरह के कस्टम्स होते हैं। तो कस्टम एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था, लेकिन अब वो बिखरे पड़े थे। तो जब उन कस्टम्स को एकत्रित करके एक जगह हमने कॉडिफाई कर लिया, हमने उसको लिख लिया, लिखित का रूप दे दिया और उसको कानून की मान्यता दे दी गई, तो वो आधार बना मॉडर्न सोर्स ऑफ लॉ का, जिसको हम लोग लेजिस्लेशन कहते हैं। कि संसद द्वारा पारित कानून उन कस्टम्स को मान्यता दे करके मान लिया गया और लॉ कॉडिफाई हो गया, लिखित हो गया, उसको बांध दिया गया, उस पर कोई विवाद या डिस्कशन या किसी तरह के कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं रही, बहुत स्पष्ट हो गया। और ये जो है ये लगातार एक्सपेंडिंग सोर्स ऑफ लॉ है, ये लगातार इस पे काम होता रहता है। और दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिंदू लॉ, दैट इज नॉट ए क्लोज लॉ, ये बंद कानून नहीं है,
ये ओपन है नई सच्चाइयों को स्वीकारने के लिए, समाज की बदलती हुई परिस्थितियों में समाज के साथ सामंजस्य स्थापित होकर एक ऐसा आधुनिक कानून बनाने के लिए. So that is the second important source of modern law is the legislation. So first was your judicial decision, the second is legislation. Now come to third part कि ना हमारे पास जुडिशियल प्रेसिडेंट है और ना हमारे पास लेजिस्लेशन है, और ऐसी एक स्थिति कानून के सामने, कोर्ट के सामने उत्पन्न हो जाती है. फिर उसका हल, उसका निर्णय किस तरह से होगा. यस, कानून या विधान, बिल्कुल सही कहा पांडे जी आपने. दैट इज मिसाल के सिद्धांत के बाद लेजिस्लेशन, कानून या विधान का सिद्धांत. जो तीसरा है वो यहाँ पे शायद किसी साथी ने लिखा था, पीछे चला गया है चैट बॉक्स में, वो है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस. जो मैंने आपको इसकी प्रस्तावना दी, न लेजिस्लेशन से हम उसके नीचे तक पहुंच पा रहे हैं, उस विषय को पकड़ पा रहे हैं, और ना हमारे पास कोई जुडिशियल प्रेसिडेंट नहीं है, और ऐसा एक समस्या, ऐसी एक केस कोर्ट के सामने है. तो उस हालात में कोर्ट क्या क्या आधार लेगी और कैसे उसका फैसला देगी, तो वो 3 पैरामीटर्स पे बेस्ड है. दैट इज जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस. हिंदी में बात करें तो न्याय, समानता और अच्छा विवेक, ये 3 आधार बनेगा. ये भी तीसरा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मॉडर्न लॉ है, और दैट्स हाउ वी से कि दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ. मौलिक सिद्धांत है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये तब आता है इन प्ले, ये तब सक्रिय हो जाता है जब हमारे पास ना तो लेजिस्लेशन है, ना वैधानिक कानून है उस परिस्थिति से डील करने के लिए, और ना ही कोई जुडिशियल प्रेसिडेंट है. तो उस आधार में कोर्ट जो है जस्टिस, न्याय, समानता और अच्छे विवेक का प्रयोग करके अपना निर्णय दे सकती है, और वो भी हमारा इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मॉडर्न सोर्स ऑफ लॉ है. इस केस में अगर हम बात करें तो एक केस की चर्चा हम कर सकते हैं. दैट इज गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई. ये सुप्रीम कोर्ट का केस था, और यस, साम्य का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, अच्छा विवेक का सिद्धांत, ये तीनों बातें हैं, आप कह सकते हैं. बिल्कुल सही कहा आपने ब्रजेश जी. तो इस केस में जो केस लॉ आता है जिसको हम कोट कर सकते हैं या जिसकी हम अक्सर चर्चा करते हैं, दैट इज गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई. इसमें क्या हुआ था कि जब ये केस कोर्ट के सामने आया, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो ना हमारे पास कोई जुडिशियल प्रेसिडेंट था और ना ही कोई लेजिस्लेशन था इससे डील करने के लिए. तो इस कानून को अपनाया गया, और पहली बार इसी कानून में existing law, the rule of justice, equity and good conscience was applied, and that was the case of Gurunath versus कमलाबाई. एक दूसरा केस भी, और इसमें चर्चा, उसकी भी चर्चा अक्सर होती है, that was कंचना वर्सेस गिरी मलप्पा 1924, 51 IA 368. I will repeat, कंचना वर्सेस गिरी मलप्पा 1924, 51 IA 368. तो ये केस तो प्रिवी काउंसिल के ज़माने का है, बहुत पुराना ही केस है ये, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने प्रिवी काउंसिल वर द मर्डर्ड फ्रॉम द इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द विक्टिम. एक व्यक्ति ने अपने पिता की ही हत्या कर दी, और स्वाभाविक तौर पे संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता. तो कोर्ट ने अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए, न कोई प्रेसिडेंट था, न लेजिस्लेशन था जिससे कि पुत्र को पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा पाने से रोका जा सकता था, लेकिन इन 3 सिद्धांतों को आधार बना करके इस केस में पुत्र को पिता की संपत्ति से बेदखल कर दिया गया. तो दैट वाज अगेन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स. एंड अब यहाँ से हम आगे चलते हैं कि जो पॉइंट है कि जो हिंदू लॉ को हम देखते हैं तो हमारे एंशिएंट सोर्स हो गए, उसके बाद हमारे मॉडर्न सोर्स. अब हमने कहा कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट लॉ. तो ये हमने ओरिजिन भी डिस्कस किया है, सारा कुछ डिस्कस किया है.
तो अब जो नया टॉपिक हमारे सामने है वो साथियों ये है कि स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। तो ये जो हमारी परंपरा थी, जो हमारा स्पेशली कमेंट्री और वाला पार्ट था, वहाँ से दो इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ हिंदू लॉ निकलता है। जो हमारा वो दौर था श्रुति से, जब हम स्मृति की तरफ आते हैं तो दो इम्पॉर्टेंट हिंदू लॉ हमारे पास निकलता है। और वो जो हिंदू लॉ था कमेंट्रीज एंड डाइजेस्टिव से जो ब्रांच जिसकी उत्पत्ति हुई और जो निकला, उसने न सिर्फ हिंदू कानून को व्यापक बनाया, न सिर्फ उसको आधुनिक बनाया, बल्कि उसको सर्वहितकारी बनाने का भी काम किया। और वो हमेशा इट वॉज रेडी टू बी इन कंपनसेटिंग, समाज के बदलते हुए परिवेश के साथ कैसे कानून साथ साथ डेवलप हो, इसका श्रेय अगर हमको देना है तो हम इसी दो हिंदू स्कूल ऑफ लॉ को दे सकते हैं। और वो जो टू मेजर स्कूल्स ऑफ लॉ थे बहुत, लेकिन हम जो यहाँ बात करेंगे दो मेजर स्कूल की बात करेंगे और फिर उनके सब इसकी भी बात कर लेंगे जो महत्वपूर्ण है। वो था मिताक्षरा और दयाभागा। ये आप जानते हैं कि ये दो मेजर स्कूल्स थे। और मिताक्षरा जो था वो आपका रनिंग कमेंट्री है ऑफ स्मृति, और जो इसके रचयिता थे, जो इसके ऑथर थे, जिन्होंने इसको लिखा मिताक्षरा को, उनका नाम कोई मुझे अगर यहाँ पे टाइप करे तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं देखता हूँ, अभी मैं नाम को रोकता हूँ, मैं इंतज़ार करता हूँ। तो इसके जो रचयिता थे, मिताक्षरा के जो ऑथर थे, वो ये जो कानून है मिताक्षरा का, ये पूरे भारत भर में लागू है, सिवाय दो एक्सेप्शन के। अगर कोई व्यक्ति उस एक्सेप्शन को भी टाइप करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि इसके जो ऑथर थे उसका नाम नहीं आया, आप चाहें तो लिख लें। उनका नाम था, इसके जो रचयिता थे मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के, उनका नाम था यजन वलक्या थे, जिन्होंने इस कानून की आधारशिला रखी, लिखा। और ये जो कानून है ये पूरे भारत में लागू है, एक्सेप्ट आसाम और बंगाल के इलाकों में, जहाँ के लोग इस कानून को नहीं मानते या वो इससे रूल नहीं होते। तो इस तरह से बिल्कुल सही लिखा आपने भारद्वाज जी, वेस्ट बंगाल। हाँ, तो ये जो है जो कानून है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका जो न्यायिक क्षेत्र है, इसकी जो जुरिडिक्शन है वो बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही व्यापक है। और लेकिन इसमें जब हम प्रैक्टिस में आते हैं, जब हम नीचे के स्तर पे उतरते हैं, तो आपने अक्सर देखा था कि जब हम एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ की बात कर रहे थे तो कस्टम की बात कर रहे थे। तो कस्टम में हमने अलग अलग तरह के कस्टम्स की चर्चा की थी। यस, बिल्कुल शैली आर्या जी, आपने बिल्कुल सही लिखा, यज्ञवल्क्य, हम उसकी चर्चा कर चुके हैं। और तो आप देख रहे हैं कि यह क्लास इंटरेक्टिव है। मैं आपको पार्टिसिपेट करने का लगातार मौका देता हूं, तो आपको इस क्लास में अटेंटिव रहना पड़ेगा, सवाल आप पे आते जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही आलोक कुमार जी। नहीं, यहाँ पे मैं आपसे डिफर करता हूँ आलोक जी, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा आप लिख रहे हैं। उड़ीसा में बिल्कुल मिताक्षरा जो है वो एप्लीकेबल है, हम इसकी चर्चा करेंगे। मिताक्षरा जो एप्लीकेबल नहीं है वो सिर्फ आसाम और वेस्ट बंगाल में है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आइए हम आगे चलते हैं। और मैंने कहा कि जैसा इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो हमारे कस्टम थे, स्थानीय कस्टम थे, ग्रामीण कस्टम थे, अलग अलग स्तर के कस्टम थे। तो जब प्रैक्टिस में हम आते हैं मिताक्षरा लॉ, और हम कहने को कहते हैं कि ये पूरे भारत के भूभाग में सिवाय आसाम और वेस्ट बंगाल को छोड़ करके लागू है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस, व्हेन इट बॉइल्स डाउन टू ग्राउंड रियलिटी, जमीन पे जब ये उतरता है तो ये फिर अलग अलग प्रारूप ले लेता है, अलग अलग प्रदेशों में या अलग अलग क्षेत्रों में। तो इसीलिए मिताक्षरा को हम फिर 5 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स में बांट देते हैं, सब डिवाइड करते हैं। वो 5 स्कूल ऑफ थॉट क्या हैं, अगर आप लिखें तो अच्छा लगेगा, वरना मैं तो डिस्कस कर ही रहा हूं। तो जो पहला है, जो इम्पोर्टेंट है, जिसके आप सबसे निकट हैं, वो है बनारस हिंदू लॉ स्कूल।
जो 5 सब सेक्ट्स हैं आपके मिताक्षरा के, जो पूरे भारत में लागू होता है, वो बिल्कुल पांडे जी आसाम और बंगाल। लेकिन अब जो सब सेक्ट्स हैं जिसकी नज़दीक हम सब लोग हैं, वो है बनारस हिंदू लॉ स्कूल। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट इसका सब सेक्ट है वो है मिथिला लॉ स्कूल, जहाँ से आपके वाइस चांसलर डॉक्टर GN झा सर, गंगानाथ झा सर आते थे, और उनके सुपुत्र डॉक्टर रमन्नाथ झा सर। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ से मिथिला लॉ स्कूल के नाम से जाना जाता है। उत्तरहुत प्रमंडल और मिथिलांचल के क्षेत्रों में उस कानून की व्यापकता है। और उसके बाद जो तीसरा सेक्ट है, जो तीसरा सब सेक्ट है, वो फिर आप महाराष्ट्र लॉ स्कूल है। तो ये महाराष्ट्र लॉ स्कूल ध्यान रखिएगा, ये एक तो सवाल अगर इस पे कंफ्यूज होना नहीं है, ये सब अगर पूछा जाए तो दिस ऑल इज पार्ट ऑफ स्मृति। ठीक है, आंख बंद करके याज्ञवल्क्य स्मृति, मिताक्षरा स्मृति, दयाभाग ऑब्जेक्टिव टाइप से बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। लिखित जैसे ही हुआ वो स्मृति में आ गया, और हम सब लिखित की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम आ जाते हैं महाराष्ट्र लॉ स्कूल। तो ये गुजरात और मराठी स्पीकिंग एरिया में ये कानून माना जाता है। और फिर जब हम इधर आते हैं तो पंजाब लॉ स्कूल है हमारा, और ये पंजाब के इलाकों में प्रीडोमिनेंटली ईस्ट पंजाब में ये कानून माना जाता है, इस पे काम होता है। बट दे ऑल बिलोंग टू सेम मेन सेक्ट, दैट इज योर मिताक्षरा। और जो लास्ट है आपका वो प्लाविता या मद्रास लॉ स्कूल भी हम कहते हैं उसको, जो भारत के दक्षिण भारत के राज्यों में ज्यादातर जिस पे काम होता है। बट ये सारे के सारे मिताक्षरा में आते हैं। और जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, ये बनारस, मिथिला, थोड़ा बहुत मद्रास और महाराष्ट्र और पंजाब में जाके एक्सक्यूटेशन में थोड़ा एक्सेप्शंस आता है, अपवाद होते हैं, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिस पे ये बेस्ड हैं वो सेम है। इसीलिए दे आर पार्ट ऑफ द सेम स्कूल ऑफ थॉट। बट थोड़े से सरकमस्टांशियल तरीके पे परिस्थिति जस्ट ये बदलते हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर हम अब आगे बनारस स्कूल की, हाँ मैंने चर्चा करी विवेक शुक्ला जी, पंजाब स्कूल ऑफ लॉ, ठीक है ना, तो पंजाब लॉ स्कूल, और जो लास्ट था वो 4 नंबर पे था। अब जो हम आगे चलते हैं तो बनारस लॉ स्कूल की अगर हम बात करें तो स्वाभाविक तौर पे ये पूरे उत्तर भारत में, नॉर्दर्न इंडिया, इसका परिक्षेत्र है, इंक्लूडिंग उड़ीसा। यहाँ पे जो हमें कंफ्यूजन था, तो मिताक्षरा सिर्फ लागू नहीं है तो आसाम और बंगाल में, उड़ीसा इज वेरी मच पार्ट ऑफ मिताक्षरा, और अंडर मिताक्षरा ऑल्सो इट इज पार्ट ऑफ द बनारस स्कूल ऑफ थॉट। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, कभी उस पर हम और चर्चा करेंगे। सो उड़ीसा इज गवर्न बाय मिताक्षरा, एंड इवन अंडर मिताक्षरा इट इज द बनारस लॉ स्कूल। ठीक है, तो इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट रचना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका ग्रंथ है जिसपे बनारस लॉ स्कूल बेस्ड है, उसका नाम है बिरामी त्रोदया, बिरामी त्रोदया या निर्णय सिंधु विवाद। ये इसके मेजर कमेंट्री हैं, ये आप लिख लीजिए, ये याद रख लीजिए, ये आपको पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, बिरामी त्रोदया और निर्णय सिंधु। उसके बाद अगर हम मिथिला लॉ स्कूल की बात करें तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये बिहार के मिथिलांचल इलाकों में मैं यहाँ था मिथिला लॉ स्कूल में, कि ये मिथिला लॉ स्कूल जो है वो तिरहुत और नॉर्थ बिहार में प्रचलित है। और इसकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो आपका विवाद चिंतामणि, स्मृति सार इत्यादि कुछ इसकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पांडे जी आप कुछ लिख रहे हैं, मैं इसको पढ़ के क्लास के अंत में मैं डिस्कस करता हूँ। चश्मा अभी नहीं है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ आप क्या लिख रहे हैं, और फ्लो टूट जाएगा, मैं आपका सवाल ले लूँगा। और जो
उसके बाद जो दूसरा है मिथिला के बाद, वो आपका महाराष्ट्र, या जिसको हम लोग मुंबई लॉ के नाम से भी जानते हैं। और ये आपको मैंने बताया कि गुजरात और मराठी स्पीकिंग एरिया में प्रचलित है। और इसकी जो कुछ मुख्य रचनाएं हैं वो आपके व्यवहारा या इंग्लिश में कहेंगे, या हिंदी में व्यवहार, मौख्या और ब्रिमित त्रोद्या इत्यादि इसकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आपको कहीं पे पूछ सकते हैं, तो आप ये याद रखें। बाकी मेन तो ये 5 स्कूल ऑफ लॉ हैं आपके, और सबसेक्ट्स हैं। मद्रास लॉ स्कूल, जो कि आपके पूरे साउथ इंडिया में इसको मानते हैं, और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, स्मृति चंद्रिका है, वैजयंती है, ये कुछ उदाहरण हैं आपके। और जो लास्ट है आपका वो है पंजाब लॉ स्कूल, जिसके बारे में मैंने आपसे यही कहा था कि ये पंजाब के क्षेत्रों में, और इनके अपनी परंपरा है, इनके अपने कस्टम्स हैं। और इस स्कूल का जो मेन थॉट है, जो बुक है, जो रचना है, वो कस्टम्स हैं, वो कहीं पे जाकर के उस कमेंट्री में संग्रहित है। विराम मित्रोदया इसकी स्पष्ट मतलब बेसिक बुक है। तो यहाँ पे आके आपका मिताक्षरा खत्म हो जाता है। जो दूसरा महत्वपूर्ण भाग है, जो कि दया भाग के नाम से आता है, और ये जो है वेस्ट बंगाल और असम के इलाकों में इसको ये प्रचलित है, और यहाँ इसी पे बेस्ड है। और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो दया भाग में जो बात की गई या जो स्ट्रेस है, वो पार्टीशन पे है। द लॉ ऑफ पार्टीशन, द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, इन सारी चीज़ों की चर्चा ये कानून करता है। अब आगे जो विषय हम लेने जा रहे हैं वो हम सेक्शन वाइज लेंगे, तो आप अगली क्लास में अपने बेयर एक्ट के साथ आएँ। मैं समझता हूँ कुछ लोग लेके भी आए होंगे, और आप सब लोगों के पास होगा। ये हमारा हिंदू लॉज का बेयर एक्ट है। तो अगली क्लास में, आज तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगली क्लास में अब यू विल स्टार्ट रेफरिंग द बेयर एक्ट्स। और बेयर एक्ट्स को कैसे याद रखना है, इसका भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। मैं अभी हिंदू लॉ के क्लास में हूँ, तो मैं पर्टिकुलरली हिंदू लॉ की ही बात करूंगा। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता दूंगा, जिसमें आप बेयर एक्ट हिंदू लॉ के कम से कम कभी नहीं भूलने वाले हैं। फॉर्मूला कहते हैं ना हम लोग, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह भी याद रखने के लिए कई तरह की कविताएं वगैरह बना लेते थे, और उससे हम उसका वैल्यू याद रखते थे। तो उसी तरह से हम यहाँ पे आपको हिंदू लॉ को कैसे याद रखना है, अगली क्लास में जब हम हिंदू लॉ पे आएंगे तो हम बात करेंगे। हिंदू लॉ पे, हिंदू लॉ पे तो हम हैं ही, हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह पे जब हम बात करेंगे वो हम सेक्शन रेफर करेंगे। केस लॉ तो मैं प्रारंभ से रेफर कर ही रहा हूँ आपको। तो अब जो हिंदू मैरिज में हम आए, तो उसके पहले मैं 2 विषय लेना चाहूँगा, और इसमें सवाल भी बनते हैं, बोथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। वो सवाल क्या है? सपिंड रिलेशनशिप। हिंदू जो आप सब लॉ के स्टूडेंट हैं, पढ़ के आए हैं, लोग एडवोकेट भी हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, तो सपिंड रिलेशनशिप एंड डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, प्रतिबंधित संबंध और सपिंड संबंध। वैसे तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, और इस पे बड़े सवाल उठते हैं। अगर अभी हम इसको शॉर्ट में रखेंगे, लेकिन अगर इस पे ऐसी जरूरत हुई तो इसको समझने के लिए एक व्यापक क्लास, एक दिन का, हम सिर्फ सपिंड और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप पे रख सकते हैं। उसके बारे में हम आगे विचार करेंगे। अभी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो बेसिक बात आपको याद रखनी है जब हम सपिंड संबंध और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो जो एक बड़ी बेसिक सी बात है वो आपको याद रखनी है कि जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है वो सब के सब जो मना है, जहां शादी नहीं हो सकती, जहां विवाह नहीं हो सकता, वहां पे वो सारा के सारा प्रतिबंधित है। ऑल प्रोहिबिटेड रिलेशंस आर सपिंड, बट ऑल सपिंड रिलेशनशिप आर नॉट प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ध्यान रखिए, जो प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है, वो सपिंड है,
लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो सपिंड होगा वो प्रोहिबिटेड होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फिर सपिंड रिलेशनशिप का अर्थ क्या हुआ? तो सपिंड आपने सुना होगा कि हम पिंड दान करने जाते हैं गया जी में। हम अपने पितरों के कर्ज से मुक्ति प्राप्ति हेतु पिंड दान का प्रावधान है हमारे धर्म में। तो ये जो पिंड है, ये जो इसकी परिकल्पना है वो ये है कि जो हमारा चेन ऑफ रिलेशन है, जो हमारा वंश है, जहाँ से हम चले हैं, तो जब हम उसमें उस वंशावली को बनाए या उसकी ट्री को हम बनाते हैं तो जो कड़ी जुड़ती है आपस में, मैं, मेरे ऊपर मेरे पिताजी, पिताजी के ऊपर मेरे दादाजी, दादाजी के ऊपर उनके पिताजी, जो एक ये कड़ी है, एक जो ये चैन है जहाँ से हम सब लोग आते हैं। तो इस रिलेशनशिप में जो इसके हम दो अंग कर लेते हैं, मैं और मेरे बाएं और दाएं, मेरा भाई और मेरी बहन, तो ये एक ट्री बनता है। तो जो एक तरफ मेरी बहन है, दूसरी तरफ मेरा भाई है, और हम इसको जब पीछे की तरफ ले जाते हैं तो ये बेसिकली सपिंड रिलेशनशिप ये कहता है कि ये जो वंशावली, ये जो ट्री है, इसमें जो लोग शामिल हैं वो आपस में शादी विवाह नहीं कर सकते। और सिर्फ तो स्पष्ट है कि बहन भाई नहीं कर सकते, लेकिन ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, यह जनरेशन दर जनरेशन भी लागू होगा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपने वक्त में अपने भाई बहन से शादी नहीं कर सकता, लेकिन ये कानून, ये बात मेरे बच्चों पे भी लागू होती है। तो आइए उसको समझते हैं कि कैसे लागू होती है। मेरे दोनों तरफ, एक तरफ भाई है और एक तरफ बहन है। तो अगर बहन की हम बात करें तो हम 3 जनरेशन पीछे तक जाएंगे। जो यहाँ से 3 जनरेशन आएगा वो आपस में शादी नहीं कर सकते, बिकॉज वो सेम पिंड से, सेम सपिंड के से उत्पन्न हुए लोग हैं, इसलिए ये शादी संभव नहीं है। और अगर हम भाई की साइड जाएंगे तो ये हमको 3 जनरेशन से बढ़ा के 5 जनरेशन तक ले जाना पड़ेगा। और ये जो है नहीं अलाउड है। और इस जो मेरे बाएं दाएं बहन और भाई हैं, मेरी बहन का 3 जनरेशन और मेरे भाई का 5 जनरेशन सपिंड रिलेशनशिप में आएगा। तो अगर हमको सपिंड से मुक्ति चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4थे जनरेशन में बहन की साइड से जाके शादियां संभव है। और अगर हम भाई की बात करें तो हमें 6ठे जनरेशन का इंतजार करना पड़ेगा। जब हमारी पीढ़ी अपने 6थे जनरेशन में पहुंचेगी तो वहां पे जाकर के दैट फैमिली कैन मैरी ईच अदर, अदरवाइज इट इज इन दी सपिंड रिलेशनशिप एंड दे आर नॉट अलाउड टू मैरी। जो मूल बात है वो ये है कि जो प्रोहिबिटेड है वो सपिंड है, लेकिन जो सपिंड है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप माना जाएगा। यहाँ तक के लिए अभी यही है। आगे के मैं कुछ क्वेश्चन पेपर्स को देख लूंगा। अगर इस पे हमें और क्लियरिटी की जरूरत होगी तो मैं एक चार्ट बना के आपको समझा दूंगा। पता नहीं यहाँ टेक्नोलॉजी मुझे कितना शेयर स्क्रीन का प्रावधान तो है, तो मैं आगे देखूंगा कि कैसे कर सकते हैं। नहीं तो अभी यहाँ के लिए इतना ये पर्याप्त है। अब जो हमारी अगली क्लास होगी वो हम हिंदू विवाह पे चले जाएंगे, जहाँ पे अभी यहाँ पे लिख भी रहे थे एक साथी की हिंदू विवाह संस्कार है। बिल्कुल सही बात है। आपने एक सवाल भी बनता है कि इज हिंदू लॉ, आई मीन हिंदू मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे 10 सवाल मैं आज या कल आपके टेलीग्राम ग्रुप में जो इससे संबंधित है हिंदू लॉ से, नॉट ओनली एन हिंदू विवाह, 10 सवाल डाल दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा। आप उसको पढ़ के आएं और तैयार करें। और अगली क्लास में हम हिंदू मैरिज सेक्शन वाइज और उस पर जो सवाल बनते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। अब
आपको याद होगा, स्मरण होगा, तो शायद दूसरी या तीसरी क्लास में हमने एक सवाल लिया था जो आपके प्रश्न पत्र से था और हमने उसका पहला भाग हल किया था, दूसरा भाग रह गया था। तो अगर आपको याद हो तो आज हम उस दूसरे भाग को, अब हम ऐसे भी अपनी क्लास के सेकंड एपिसोड की तरफ हैं। जो लोग नए जुड़े हैं या जो लोग फेसबुक के माध्यम से आज नए जुड़े हैं उनके लिए मैं रिपीट कर दूं कि ये 1 घंटे की क्लास होती है। प्रथम 30 मिनट में हम एक विषय को डिस्कस करते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा हिंदू लॉ के बारे में, उसको डिस्कस करते हैं। और दूसरे 30 मिनट में हम एक सवाल जुडिशियरी के पेपर से लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें किसी दिन हम ऑब्जेक्टिव सवाल भी उठा लेते हैं और किसी दिन हम सब्जेक्टिव सवाल भी उठा लेते हैं। तो पीछे शायद ये एक सवाल था आपके जुडिशियरी के पेपर में, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ये सवाल ये था कि उन आधारों को बताइए जिन पर हिंदू विवाह अधिनियम, ऐसे भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक हिंदू विवाह है, तो ये सवाल भी वहीं से आ गया कि उन आधारों को बताइए जिन पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायिक पृथकीकरण की डिग्री प्राप्त की जा सकती है और न्यायिक पृथकीकरण की डिग्री और विवाह विच्छेद की डिग्री में क्या अंतर है। स्टेट द ग्राउंड्स ऑन विच a decree for judicial separation may be obtained under the Hindu Marriage Act 1955. How does a decree of judicial separation differ from a decree of divorce? मैंने इस सवाल में आज की जो तत्कालिक घटना है उसको जोड़ के आपसे इस सवाल को थोड़ा और विस्तृत कर दिया था। और वो मैंने पूछा था कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इररिवोकेबल मैरिज under the Hindu Marriage Act 1955, what is the law about it, what law says, what is possible, what is not possible। और एक सवाल था कि irrevocable मैरिज क्या है, इसका कानूनी अधिकार क्या है, इस पे किस तरह के केस लॉ हैं, इसको कानून की मान्यता हिंदुस्तान में है इत्यादि नहीं है, उस पर भी हमने पिछले क्लास में विस्तार से चर्चा की थी। जो साथी नए हैं और वो उस पुराने वीडियो को देख लें, वरना आज जो एस्पेक्ट नहीं कवर हुआ था वो कवर हमने, ग्राउंड्स भी नहीं, आई थिंक ग्राउंड्स वी हैव नॉट कवर्ड। स्टेट्स द ग्राउंड ऑन विच डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन मे बी ऑब्टेन्ड। सो याद रखिएगा, जब मैं ये सवाल ले रहा था तो मैंने ग्राउंड फॉर डाइवोर्स डिस्कस किया था, लेकिन मैंने आपसे यह स्पष्ट कहा था कि कमोवेश the ground for divorce and the ground for judicial separation are same, but it's not exactly same, especially under the ground for separation। जो हमारी बहनें हैं, माताएं बहन हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार हैं जुडिशियल सेपरेशन के, जो कि डाइवोर्स में जिसकी जरूरत भी नहीं है। डाइवोर्स मीन्स एंड ऑफ रिलेशनशिप। तो इस हिसाब से जुडिशियल सेपरेशन कमोवेश आर द सेम ग्राउंड, यू कैन से, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। सो द ग्राउंड्स वी हैव डिस्कस, बट अगेन वी विल डिस्कस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, आप ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि इसको डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं चाहिए। द क्वेश्चन इज द ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन। और जो दूसरा सवाल है इसमें सन्निहित है, शामिल है, वो सवाल है इनका कि भैया हाउ जुडिशियल सेपरेशन इज डिफरेंट देन डिक्री ऑफ डाइवोर्स। न्यायिक पृथकीकरण जो है वो विवाह विच्छेद से कैसे भिन्न है। तो आइए, आप लोग एग्री करते हैं दोनों भिन्न भिन्न प्रक्रिया है। अगर आप सहमत हैं इस सवाल से कि न्यायिक पृथकीकरण जुडिशियल सेपरेशन इज डिफरेंट देन द डाइवोर्स, देन प्लीज टाइप यस, एंड इफ यू डोंट एग्री देन प्लीज टाइप नो। क्या दोनों अलग अलग है? जी अरुण भारद्वाज जी, ये जो न्यायिक पृथकीकरण है और ये जो न्यायिक विवाह विच्छेद है, क्या दोनों अलग अलग विषय है? ब्रजेश जी,
शायद आप टाइप करने में, हाँ ठीक है, अरुण भारद्वाज जी का जवाब आया यस। ये दोनों अलग अलग विषय है, तो मैं समझ गया कि आपका कॉन्सेप्ट इस बारे में क्लियर है, स्पष्ट है। तो आइए हम सबसे पहले डिस्कस ही कर लेते हैं कि ये कैसे अलग है, क्यों अलग है, और ग्राउंड्स क्या हैं इसके, और वो एक्स्ट्रा ग्राउंड्स क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड में जाते हैं, तो जब हम एक वैवाहिक संबंध में होते हैं तो कई बार हमारे संबंधों में गलतफहमी पैदा हो जाती है, और जब ऐसी गलतफहमी पैदा हो जाती है तो संबंधों के लिए आवश्यक है, उनके निराकरण के लिए आवश्यक है कि कुछ कानून, कुछ प्रावधान हमारे पास हों। तो अगर हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की बात करें तो वो क्या इम्पोर्टेंट कानून है, कोई यहाँ टाइप करेगा? हाँ जी इमरान जी बिल्कुल, यस यस, सब आप लोग बिल्कुल क्लियर हैं, रोहित जी बिल्कुल। तो वो जो हमारा डिस्प्यूट है, जो मतभेद हो गया, जो हमें एक तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, गलतफहमियां पैदा हो गई हमें साथ रहते रहते, तो अगर उससे हमको निपटना है तो कानूनी तौर पर वो क्या 5 अधिकार हैं, वो क्या कानून है जिसकी चर्चा अक्सर होती है, या जो कानून है, तो वो एज पर दी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो वो कानून है, आप चाहें तो नोट कर लें, वो है पहला जुडिशियल सेपरेशन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पे सवाल है। आप कुछ मुझे कोई बताएगा कि बेयर एक्ट के हिसाब से ये जुडिशियल सेपरेशन, मैंने कहा था कि अगली क्लास से बेयर एक्ट लेके आइएगा, नाउ आई विल स्टार्ट रेफरिंग। सो बेयर एक्ट के हिसाब से जुडिशियल सेपरेशन कहां से तय होगा? एनीबडी हियर? जुडिशियल सेपरेशन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के किस सेक्शन से तय होगा? वो 5 कानून हिंदू लॉ का बताइए जो वैवाहिक गलतफहमियां दूर करने में सहायक हैं, या जिनके तहत इन संबंधों को हम देखते हैं। बहुत बढ़िया रेखा कुशवाहा जी, मैं यही चाह रहा था कि जो हमारा पहला है इसमें, जिसपे हमारा सवाल भी बेस्ड है, दैट इज जुडिशियल सेपरेशन, दैट इज सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। आप लोगों के हाथ में बेयर एक्ट है? यस संजय त्रिपाठी जी, बेयर एक्ट है, कोई मुझे टाइप करेगा? नहीं तो इसको हम अगली क्लास में रख लेंगे। अगली बार से जब आप लेके आएंगे तो खोल के आप साथ साथ देखेंगे। इमरान जी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से आप कैसे तय करोगे भैया जुडिशियल सेपरेशन को? कोई टाइप करेगा बेयर एक्ट है, या हम स्किप करें इस पोर्शन को? है रेखा कुशवाहा जी, सब लोगों के पास है तो खोल लीजिए। एक सवाल भी यहाँ पे इमरान जी भाई ने उठा दिया है कि वो कह रहे हैं कि जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 9 से तय होगा। तो आइए हम देखते हैं, अपना बेयर एक्ट खोलिए और देखिए सेक्शन 9 क्या है। इमरान जी आप ही पढ़िए सेक्शन 9। हम समझ रहे हैं आपकी आवाज यहाँ नहीं आएगी, लेकिन हम मान लेंगे कि यस नाउ यू हैव करेक्टेड योरसेल्फ। So it is section 10. Section 9 is, we will talk about it. It is one of that important thing जो 5 लॉ की मैं बात कर रहा हूँ। Section 9 is your reinstitution of conjugal rights है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो सेक्शन 10 में हम जाके जुडिशियल सेपरेशन की बात करते हैं, और इसी से भी आप याद रख लीजिए कि पहला डिफरेंस तो यहीं स्टेबलाइज हो जाता है, जिसकी कोई तार्किक आधार की जरूरत नहीं है। डाइवोर्स भी डील अंडर सेक्शन 13 and judicial separation is section 9. So it is, sorry, section 10. So it is not one and the same thing. Had it been one and the same thing, then it would have been part of the same section. As it is in 2 different section. हाँ ठीक है उस्ताद जी, अभी मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए पढ़ दे रहा हूँ। आगे से आप खुद लाएंगे, अंडरलाइन करेंगे, साथ में नोट बनाएंगे, सेक्शंस को कैसे याद रखना है, उसके बगल में क्या रखना है, वो ट्रिक क्या होगी जिससे हमें पूरा हिंदू मैरिज याद हो जाए, एकदम फोटो कैमरे की तरह हमारे दिमाग में रहे। तो वो सब मैं आपको बता दूंगा, इसलिए आज से थोड़ी सी आदत डाल रहा हूँ, आपको उस तरफ ले जा रहा हूँ बेयर एक्ट पे। आज मैं ज्यादा नहीं रेफर करूंगा बेयर एक्ट को, आज जो हमारा सवाल है बचा हुआ पीछे का, मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। सो यस, सो जुडिशियल सेपरेशन अंडर सेक्शन 10
और हम इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। आई एम नॉट रीडिंग आउट दिस सेक्शन बिकॉज आप लोगों के पास आज बेयर एक्ट नहीं है, लेकिन अगली क्लास में आप बेयर एक्ट लेके आइए, हम इसको पढ़ेंगे और एक एक चीज को मैं तिवारी सर की क्लास में था और मैं अटेंड कर रहा था उनकी क्लास। देखिए, मैं आपको पढ़ाने नहीं आता, मैं जो दूसरे सर पढ़ाने आते हैं मैं उनकी क्लास भी अटेंड करता हूँ, और जब नहीं कर पाता हूँ तो बाद में उनके वो लाइव वीडियो सुनता हूँ। मैं ऐसा क्यों करता हूँ? मुझे तो न्यायिक परीक्षा देनी नहीं है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। भाई साहब, ज्ञान कहीं से भी आ सकता है और कोई भी व्यक्ति, हाँ, जो कौस्तुभ जी ने टाइप भी कर दिया, तो ज्ञान कहीं से भी आ सकता है और कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। निरंतर सीखते रहना ही हमारा पेशा ऐसा है कि हम कल को जज बन जाएं तो भी, और हम वकील हैं, प्रैक्टिस में हैं, छात्र हैं, तो हमें निरंतर सीखना है। और कई बार सेम एक्ट पढ़ने से, सेम चीज़ों को पढ़ने से, तोड़ तोड़ के पढ़ने से बहुत सारे अर्थ में हमको नए अर्थ मिल जाते हैं और आगे हमारी मदद हो जाती है। तो ये अपने आप में जो इनकम्पेसिंग नेचर ऑफ लॉ है, जो लगातार डेवलपमेंट का सिद्धांत है, वो यहाँ पे पालन होता है। तो आइए हम डिस्कस करें। सो अंडर सेक्शन 10 वी हैव जुडिशियल सेपरेशन, अंडर सेक्शन 11 and 12 void and voidable marriage, वैध और अवैध शादी, दैट इज void and voidable marriage। जो वो मैं 5 कानून की बात कर रहा था कि मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए जो हिंदू लॉ हमें अधिकार देता है, वो 5 जो कानून हैं, वो that is number 1 is your reinstitution of conjugal rights, that is section 9। 2 is your judicial separation, जिसकी चर्चा है, जिस पे सवाल है, section 10। The 3rd is your void and voidable marriage, that is section 11 and section 12। Divorce, that is section 13। Divorce के 2 पार्ट हैं, contested and mutual consent। So section 13 talks of your contested divorce, but if it is by mutual consent, then it is section 13B। So these are the 5 laws or the section under the law which helps us to sort out our misunderstanding, हमारी गलतफहमियां। यस विक्रम सिंह जी, अगली क्लास में जब बेयर एक्ट लूंगा, हिंदू मैरिज एक्ट का, तो मैं जरूर बात करूंगा और बहुत आसान बना दूंगा, ये मेरा दावा है। आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, एकदम फोटो की तरह दिमाग में बैठ जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट, पूरा पूरा बेयर है, कोई चिंता मत करो। तो अभी जो सवाल है आप वहां ध्यान दो। देखो, एक चीज और है, बातचीत करते करते बहुत सारी चीजें, क्योंकि आई एम नॉट सिटिंग विथ ए प्रिपेयर नोट माय डियर फ्रेंड्स, तो जो चीजें आ जाती हैं वो मैं बोलता जाता हूं, लेकिन जो मूल सवाल है वहां पे हम कंसंट्रेट करें। अब मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं, मैं सब कवर कर लूंगा, क्योंकि मैं नोट बाद में अपने नोट भी सुनता हूं। आपको शायद यकीन ना आए या आश्चर्य लगे कि मैं ये वीडियो भी बाद में सुनता हूं कि मेरे से कहाँ गलती हुई, मैं क्लास को और कैसे कहीं पे कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर दिया, कठिन तो नहीं है, मैं इसको और कैसे आसान तरीके से आपको समझा सकता हूं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैं बार बार आपसे पहली क्लास में बात कर चुका हूं, ज्ञान के लिए पढ़ना और बात है और कंपटीशन के लिए पढ़ना और बात है। हम यहाँ कंपटीशन की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं, तो मेरा ये प्रयास हमेशा आपको ये रहेगा कि कंपटीशन के हिसाब से, आपकी प्रतियोगिता के हिसाब से मैं आपको कितना बेहतर तैयार कर सकता हूं कम से कम समय में। तो जो पहला सवाल है हमारा, सो हम ये कह सकते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन एक न्यायिक प्रक्रिया है, इज ए लीगल प्रोसेस विच रेफर्स टू लीगल ब्रेक। तो एक कानूनी ब्रेक हमें प्रदान करता है जुडिशियल सेपरेशन बिफोर डाइवोर्स। तलाक से पहले की जो ब्रेक है, कानूनी प्रक्रिया है, उसका नाम जुडिशियल सेपरेशन है। अगर हम इसको आसान शब्दों में कहें, अपने शब्दों में ही याद रखें और व्यक्त करना हमें आसान होगा, फिर हमें रट के नहीं जाना पड़ेगा। तो जो हमारा आसान शब्द में है कि वह एक ऐसी स्थिति है, कानूनी स्थिति है, जिसमें मियाँ बीवी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या होते हैं एक तय समय सीमा के लिए। डाइवोर्स इज ए परमानेंट, जुडिशियल सेपरेशन इस तय समय सीमा तक विवाह विच्छेद की प्रक्रिया का नाम है।
So it refers to a situation when the parties by each other's consent get separated for a specific period of time. Consent यहाँ भी रिक्वायर्ड है, एक दूसरे की सहमति आवश्यक है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कल मैं सवेरे उठूं और अनाउंस कर दूं या नोटिस दे दूं कि भैया ये मेरा अधिकार है हिंदू विवाह अधिनियम के तहत और आज से मैं जुडिशियल सेपरेशन में जा रहा हूं। मैंने कहा तय समय सीमा है, तो पहली बात तो मुझे वो समय सीमा भी इसमें प्रस्तावित करनी पड़ेगी। तो मैंने वो कर दिया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, हम दोनों पति पत्नी सहमत होकर के खुद से जुडिशियल सेपरेशन के निर्णय को ले सकते हैं? नहीं, ये भी कोर्ट के द्वारा कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट इन्वॉल्व होगा इसमें और हमें जाकर के इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी तौर तरीके से कोर्ट के संरक्षण में, कोर्ट के देख में हिंदू विवाह, बिकॉज अभी ग्राउंड आने वाला है, हमें ग्राउंड भी दिखाना पड़ेगा कि हम क्यों। बट अभी यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे थे कि व्हाट इज जुडिशियल सेपरेशन। तो बेसिकली इट्स ए टेम्पररी ब्रेक, इट्स ए लीगल ब्रेक फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एंड यह डाइवोर्स से पहले की प्रक्रिया है। तो इन दिस बोथ, जब हम जुडिशियल सेपरेशन के दौर से गुजर रहे होते हैं तो दोनों पार्टी एक तय समय सीमा जो कोर्ट द्वारा निर्धारित की जाती है बाय द कंसेंट, शादी को बचाने का अंतिम प्रयास होता है जहां हम शादी को बचाना चाहते हैं। तो हमारा जो लीगल स्टेटस ऑफ मैरिज है वो बना रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे दी रिलेशनशिप्स कम्स टू एन एंड। हमें एक टेम्पररी ब्रेक, एक तय सीमा समय तक मिल जाता है, लेकिन वैधानिक दृष्टिकोण से हम अभी भी पति पत्नी हैं, जो कि डाइवोर्स की अवस्था में ऐसा नहीं होता है। डाइवोर्स में शादी पृथक हो जाना माना जाता है, हम पति पत्नी, वी आर नो मोर हस्बैंड एंड वाइफ। सो ये दूसरा डिफरेंस है जो आपका सवाल था, हाउ इट इज डिफरेंट। सो वन, इट इज टेम्पररी इन नेचर। टू, ये विवाह विच्छेद से पहले की प्रक्रिया है। तीन, कानूनी तौर पे पति पत्नी बने रहते हैं, जो कि डाइवोर्स में नहीं है ऐसा, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली वो अलग अलग रहते हैं और विवाह या वैवाहिक संबंध वो उस तय सीमा के लिए स्टॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जो मुख्य उद्देश्य है जुडिशियल सेपरेशन का वो यही है कि एक चांस सुधरने का, पुनर्विचार का पति पत्नी दोनों को दिया जाए, क्योंकि आपको मालूम है हमारे धर्म में, हमारे कानून के हिसाब से, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से विवाह एक संस्कार है, जैसे आप लोग भी कर रहे थे, बड़ी पवित्र परंपरा सेपरेशन के माध्यम से कि जो हमारी गलतफहमियां हैं, जो हमारे संबंध में एक दूसरे की महत्ता है, वह पुनः स्थापित हो जब हम एक दूसरे से तय सीमा के लिए अलग रहते हैं। कहते हैं ना, अंग्रेजी की एक कहावत है, एब्सेंस मेक्स द हार्ट्स ग्रो फाउंडर। जो व्यक्ति हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उसमें हमारा ये क्लास भी शामिल है। आपको बड़ी आसानी से फेसबुक पे कौस्तुभ जी के माध्यम से बिना किसी चार्ज के उपलब्ध हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका महत्व कम कीजिए, ठीक है। तो आप इसको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और पार्टिसिपेटरी रहिए इस क्लास में। तो उसी तरह से अंग्रेजी की एक कहावत है कि जब प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी एक दूसरे से के पास होते हैं तो लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन जब दूर हो जाते हैं तो एक दूसरे की महत्ता को समझते हैं। तो ये जो जुडिशियल सेपरेशन है बेसिकली कम्स फ्रॉम द सेम थॉट कि शायद दोनों को अलग अलग रख दो तो एक दूसरे की महत्ता को, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को, गलतफहमियों को ये समझेंगे और विवाह टूटने से बच जाए। सो दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट देन डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन। अब as per section 10, you know judicial separation is covered under section 10. अगर हम जो यहाँ पे टाइप किया है कौस्तुभ जी ने, बिल्कुल अगर अब हम लॉ से कोट करें तो देन वी कैन डिफाइन ईदर पार्टी टू मैरिज वेदर solemnized बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ध्यान रखिएगा, कई एक्ट
में डेडलाइन होती कि ये कानून जिस दिन से लागू हुआ उसी दिन से लागू होगा, उसके पूर्ववर्ती केस में वो कानून लागू नहीं होगा। यहाँ पे सेक्शन 10 के इस कानून में यह टाइम लिमिट नहीं है। कानून भले हमारा 1955 में आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह कानून समान रूप से कानून लागू होने के पहले और कानून लागू होने के बाद, जहाँ पे हिंदू मैरिज रीति रिवाज से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर शादी हुई है तो ये सेक्शन 10 के अंदर जुडिशियल सेपरेशन की एप्लीकेशन लगाई जाती है, उससे कवर होती है। सो ईदर ऑफ द पार्टी कैन फाइल ए पिटीशन प्रेइंग फॉर द डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन ऑन एनी ग्राउंड्स। ग्राउंड क्या होगा जुडिशियल? यस, ही हैज टाइप्ड। कौस्तुभ जी, हाउ फास्ट यू आर यार। कौस्तुभ कैसे कर लेते हो? तो मैं ये कह रहा था कि अब वो ग्राउंड्स क्या होगा, एंड वेयर आर दोज ग्राउंड्स कवर्ड? सो दैट इज अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 13 in the case of a wife also on any grounds might have been presented. मैंने पहले कहा था वाइफ को ज्यादा राइट्स है, हम उसकी चर्चा करेंगे. So these grounds separation of the application can be filed by either of the party on the grounds specified in subsection 1 of section 13 with exception to few more power to the wife. Now once the decree, इस पे अब ये यहाँ बहुत ध्यान देने की जरूरत है. मैं इस क्लास को आगे भी लूंगा सेक्शन में. ये सवाल मैंने जान के चुना है पहला सवाल, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल केस आपको आते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में. आपसे कोई जरूरी नहीं है कि सीधा पूछा जाएगा. यहाँ तो ये सीधा पूछ लिया गया. व्हाट इज द डिफरेंस? बट इसको बहुत जरूरी तौर पे समझना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक केस आएंगे. आपके पास वो काल्पनिक केस दिए जाएंगे, फैक्ट्स दिए जाएंगे, और आपसे उनका आंसर पूछा जाएगा. उन आंसर्स को हम तभी आंसर कर पाएंगे जब हमारा कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर है, और हमें सिर्फ आंसर ही नहीं देना होगा, उन आंसर के कारण भी बताने होंगे. अगर ऑब्जेक्टिव है देन इट्स फाइन, यू टेक ABCD व्हाटसएवर. बट अगर सब्जेक्टिव है तो हमें वो केस लॉ की भी चर्चा करनी पड़ेगी, और हमें वो ग्राउंड्स और सेक्शंस भी कोट करना पड़ेगा. तो आइए लेट्स सी फर्दर वेदर ए डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन हैज बीन पास्ड. जब एक जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास हो गई तो इट इज नो लॉन्गर obligatory on the part of petitioner to have the martial relation, to cohabitation जिसको कहते हैं, वो भी खत्म हो जाता है. अब इसमें एक सवाल उठता है, ड्यूरिंग दी which is section 9 of the act, the period of judicial separation, now one of the partner wants to cohabit. How he can? Is he allowed? He is not allowed legally. But if he wants, then what is the process? Can he? Can he not? We will discuss it later. But here, for now, it is that under judicial separation, the obligation to have husband and wife relation ceases to be exist, and the either party being satisfied. But yes, if required, they can again go to the court and ask for it, and the court, based on the situation, on the truth of a statement made in such petition, may decide to allow them or not to allow them. So, let's take a case. For an example, in this case, during the judicial separation, what is how the relationship of husband and wife, legally they are not under any obligation, कानून की कोई बाध्यता नहीं है, बट ये कैसे करता है? इस सवाल को अगर आपको क्लियर नहीं हो तो आप मुझे टाइप कर दीजिएगा. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक उदाहरण से इसको समझाता हूं आपको. A is married to B. A is married to B. आप नोट भी कर लें तो आपको इस सवाल को समझने में आसानी होगी. और उन दोनों का एक पिज्जा के सवाल पर
आपस में झगड़ा हो जाता है और वो पिज़्ज़ा से सवाल जो है बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ के वो यहाँ तक पहुँच जाता है कि दोनों तय कर लेते हैं कि अब उनका गुजारा एक छत के नीचे संभव नहीं है। पिज़्ज़ा से छत और वापस साथ रहना संभव नहीं है, मंजूर नहीं है एक दूसरे को। ईगो की टकराहट हो गई हस्बैंड और वाइफ के बीच में और उन्होंने तय किया कि अब वो कोर्ट जा रहे हैं और डाइवोर्स के लिए वो पिटीशन फाइल करेंगे। और अंडर द सुटेबल सेक्शन कंटेस्टेड और कंसेंट, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, दे फाइल्ड ए पिटीशन फॉर द डाइवोर्स। You know under what section they have filed? Depending upon the situation we have discussed. अब यहाँ पे क्या होगा? The court, you know the process, will not automatically grant them the divorce. The court will ask them to spend some time away from each other, where legally they are husband and wife, but under no obligation to behave as a husband and wife. So the court asked them to go for a specific period of judicial separation to see that the differences can be sorted out or settled between them, and let's say the separation period is of 1 year. Now after 1 साल बाद दो स्थितियां होंगी। पहली स्थितियां कि उनकी गलत फहमी दूर हो गई और उन्होंने तय कर लिया कि उनको डाइवोर्स नहीं चाहिए। फेयर एनफ। तो ये है आपका जुडिशियल सेपरेशन जो हमने कहा था। इट्स ए टेम्पररी ब्रेक, सो ब्रेक वाज ऑफ 1 year. It's legally they are still husband and wife, so they decided to withdraw the petition. After 1 year, judicial separation ends, and they can live happily as an husband and wife for the entire life. But situation number 2, that after 1 year, the couples decided to press for their petition of divorce. Then what will happen? Now the court will look for the grounds on which the divorce has been asked for, and that ground could be either of mutual consent, कि हमने आपसी रजामंदी से, आपसी सहमति से साथ नहीं रहने का फैसला किया है, seeing the other aspect of law like maintenance and children's custody, etc., etc., depending upon the situation. But let's here assume that both were economically independent couple, recently married, in the very before having any kids, this pizza fight has happened and situation has come to this stage. Stage 1, they decided to live together after 1 year, and stage number 2, they decided to press for the divorce, depending upon the situation and the ground under section 13 or under section 13B. So there is a case here also. This was an illustrative example that how it operates, but let's talk of a case. Then it was Tapan Kumar Chakravarti versus Samt Jyotsna Chakravarti, 1996. Now, what are the facts? In this case, the facts were husband was being tortured by his wife. पति पत्नी द्वारा सताया जा रहा था and forced to live away with his family. अपने माता पिता, अपने भाई बहनों से पत्नी उसको अलग रहने के लिए उसके ऊपर दबाव बना रही थी और पति इस बात से सहमत नहीं था, कंफर्टेबल नहीं था, एग्री नहीं था। तो ये जो है घटना 9 जुलाई 1996 की है। अब इसमें क्या होता है कि वाइफ एक दिन उठती है और थाने में चली जाती है, वो अपने भाई को बुलाती है और बिना पति की जानकारी के वो स्थानीय पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और अपने भाई के साथ मिल करके वहां अपने पति के खिलाफ एक FIR दर्ज करा देती है। पति और उनके माता पिता दोनों के खिलाफ
एक FIR दर्ज करा देती है। अब जब FIR नॉन वेल्युएबल सेक्शन में दर्ज हो गया ऑफ टॉर्चर, देन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, देन द हस्बैंड हैज टू सरेंडर। हस्बैंड को सरेंडर करना पड़ा और बेल पे उसको बेल लेकर के बाहर आना पड़ा। ये अलग बात है कि उसको बेल मिल गया और बेल पे आने के बाद अब वो इस केस में जो हमारा केस है तपन कुमार चक्रवर्ती वर्सेस संत ज्योत्सना चक्रवर्ती, बेल के आने के बाद हस्बैंड ने तय किया कि उसके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए अब इस संबंध में बने रहना जरूरी नहीं है और उसने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। जब डाइवोर्स हियरिंग पे आया तो वाइफ ने उसका विरोध किया बाय फाइलिंग ए रिटन स्टेटमेंट। उस रिटन स्टेटमेंट में शी डिनाइड all the allegations made by the husband of torture, of cruelty, of misbehaving with the parents, of filing the case against the false case against the husband. She denied all the allegation and अपने लिखित बयान में उसने यह भी कहा कि rather she was tortured by the husband. उसका शोषण हो रहा था, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा था, न सिर्फ उसके पति द्वारा बट उनकी सास के द्वारा भी और उनकी क्या कहते हैं ननद के द्वारा भी, हस्बैंड सिस्टर्स के द्वारा भी और सास के द्वारा भी, मदर इन लॉ के द्वारा भी। इस केस की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने पत्नी के तमाम आरोपों को निराधार पाया, गलत पाया और यह माना कि पत्नी ने पति के ऊपर मानसिक अत्याचार किया है एंड दैट मेंटल क्रूरलिटी यू ऑल नो is one of the important ground under section 13 of divorce, and court decided to pass a decree of divorce under section 13(1)(2) of the Hindu Marriage Act। cruelty का ground 13(1) का section subsection 2 में उसने डाइवोर्स ग्रांट कर दिया और यह भी माना कि जो पत्नी का आरोप था, जो केस था, जो FIR था वो बेसलेस था, बिकॉज पत्नी कहीं से भी पति के किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो उसने आरोप लगाया था लव अफेयर का, कोई प्रमाण या किसी और महिला के साथ संबंध नहीं दे सके। सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट केस रिलेटेड फॉर द डाइवोर्स एंड नाउ आई होप यू आर क्लियर हाउ इट इज डिफरेंट। इसको भी हमको समझना पड़ेगा। तो 1955 जहां जब ये हिंदू मैरिज आता है तो उसके पहले जुडिशियल सेपरेशन और विवाह विच्छेद दोनों का कोई अलग अलग आधार नहीं था, ना अलग अलग तरीके से इसको देखा जाता था। लेकिन जब 1900 रिफॉर्म्स, आपको मैंने बताया कि हिंदू लॉ का जो स्ट्रेंथ है, जो इसकी विशेषता है कि ये रादर डेवलपिंग इन द नेचर है, इनकम्पेशिंग है, समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ समाहित करने की शक्ति है इस कानून में, इसलिए ये जिंदा कानून है। इट्स लाइव लॉ एंड इट इज सर्वाइविंग स्टिल टुडे बिकॉज इट इज ओपन टू रिफॉर्म्स, इट इज ओपन टू अमेंडमेंट्स। तो जब हमने हिंदू समाज में सुधार की प्रक्रिया चली, जो भी विचारक थे, जो भी समाज सुधारक आए और जब हिंदू लॉ को हम लेजिस्लेशन की तरफ लेके बढ़े, आपने देखा है कि वन ऑफ द सोर्स ऑफ द लॉ वाज द लेजिस्लेशन। तो सरकार ने इसमें अमेंडमेंट लाया एंड 2 रिलीफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ग्रांट हुए एंड इट वाज कंसीडर्ड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रिजॉल्विंग द डिफरेंसेस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पायदान साबित हुए कि किस तरह से हिंदू विवाह को बचाया जा सके, इसकी पवित्रता को बचाया जा सके, इस संस्कार को बचाया जा सके और वैवाहिक संबंध कैसे कायम रहे। तो अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि क्या कैन डाइवोर्स भी है जुडिशियल सेपरेशन? अब बताइए मुझे, जब हमने इतनी स्पष्टता से इसको डिस्कस कर लिया कि हाउ जुडिशियल सेपरेशन इज डिफरेंट देन जुडिशियल
divorce and what are the grounds are more or less similar. हमने पूरी प्रक्रिया को भी डिस्कस किया. तो अब अगर इसी सवाल को घुमा दे और घुमा के आपसे पूछता है कि कैन डाइवोर्स बी ए जुडिशियल सेपरेशन, सो आई वांट योर आंसर इन यस और नो. लेट्स सी कि आपको कितनी क्लियरिटी हुई इतने टाइम में. हाँ इमरान जी बताइए, कैन डाइवोर्स भी ए जुडिशियल सेपरेशन? अरुण जी बने हुए हैं तो, और रूही जी हैं आप, पंकज यादव जी हैं, बताइए. नहीं देवेंद्र जी, इसका मतलब आपने विषय को नहीं समझा. डाइवोर्स जुडिशियल सेपरेशन कैसे होगा? मैंने आपसे यस रूही जी, हाँ रूही आप भी कह रहे हो यस. अंजलि का उत्तर सही है नो. अरे भाई जब मैंने कहा कि डाइवोर्स परमानेंट इन नेचर है, जुडिशियल टेम्पोररी है, वहां परमानेंट ब्रेक है, ये शॉर्ट ब्रेक है. वहां पे जुडिशियल सेपरेशन में पति पत्नी कानूनी दर्जा बरकरार है, डाइवोर्स में सब कुछ खत्म है. जुडिशियल सेपरेशन में सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की जो कंजुअल राइट्स है उस पर रोक है. डाइवोर्स के बाद तो सब कुछ खत्म है, दे आर फ्री टू मैरिज. अच्छा एक बार बताओ, जुडिशियल सेपरेशन में दोनों शादी कर सकते हैं क्या? डाइवोर्स के बाद कर सकते हैं दोनों? यही बताओ. चलो अब मैं किसका आंसर समझूं? संजय त्रिपाठी जी, पहले वाले सवाल का कि दूसरे वाले का? इसको चलो मैं ऊपर कर देता हूं. अब जवाब दो, क्या जुडिशियल सेपरेशन के वक्त हस्बैंड एंड वाइफ शादी कर सकते हैं? दोनों चाहें तो शादी कर लें. बिल्कुल सही. अब रूही जी आप समझ गई, जब वो शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो शादीशुदा हैं अभी, तो कैसे शादी करेंगे? तो जब, लेकिन डाइवोर्स के बाद वो कर सकते हैं. तो जब डाइवोर्स के बाद वो शादी कर सकते हैं तो डाइवोर्स कैसे जुडिशियल सेपरेशन हुआ? नहीं हो सकता. तो हमारा जवाब स्पष्ट है, नो, डाइवोर्स इज नॉट ए जुडिशियल सेपरेशन. हाँ, जुडिशियल सेपरेशन डाइवोर्स में तब्दील हो सकता है. यस देवेंद्र राठौर, जुडिशियल सेपरेशन इज सब पार्ट ऑफ डाइवोर्स. वेरी करेक्ट. जुडिशियल सेपरेशन इज नॉट डाइवोर्स. Very outright, can divorce be judicial separation? No. But yes, judicial separation may lead to divorce, may convert to divorce. This is the answer. आपने देखा जो हमने पीछे ए और बी का उदाहरण दिया था आपको कि पिज्जा पे लड़ाई हुई, तो पहली तो लड़ाई हुई तो कोर्ट गए तो कोर्ट ने क्या कहा कि दोनों एक साल अलग अलग रह के देख लो. एक साल अलग रहने के बाद दो स्थिति हुई तो जुडिशियल सेपरेशन था वो एक साल के बाद दो केस हमने डिस्कस किया. केस नंबर 1 समझौता हो गया, गलत फहमी दूर हो गई, दोनों साथ रहने लगे. डाइवोर्स के बाद ये संभव थोड़ी है कि आप साथ रहने लगेंगे या आप फिर शादीशुदा हो जाएंगे. वहां कुछ भी नहीं बदला. दे रिमेन हस्बैंड एंड वाइफ, नथिंग चेंज. ठीक है. तो और स्थिति नंबर 2 जो थी उसमें क्या हुआ कि दे स्टार्टेड दे प्रेस्ड फॉर डाइवोर्स. तो जुडिशियल सेपरेशन वहां डाइवोर्स में तब्दील हो गया. तो जो हमारा आंसर था, अगर ये घुमाए या केस लॉ में आपको दे दे या प्रॉब्लम के रूप में दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. यस, दिस इज ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट केस, नायरा वर्सेस कार्तिक. यस, वेरी गुड. और क्या था इसमें? इलस्ट्रेशन आपको मैंने दे ही दिया. बट इन सम सिचुएशन, some situation the judicial separation may lead to the divorce. और जुडिशियल सेपरेशन इसीलिए दिया गया कि दोनों गलतफहमियां दूर कर लें, आपस में एक दूसरे को की महत्ता को समझ लें, और एक साल के बाद दे मे वांट टू रिकंसीडर देयर डिसीजन, दे कैन. बट once the divorce is granted, it is end of the matter. It is end of the matrimonial relationship. In judicial separation, it is just the end of the matrimonial obligation. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या जुडिशियल सेपरेशन के वक्त बीवी मेंटेनेंस मांग सकती है?
मांगने को तो कुछ भी मांग लो, बट क्या कानूनी वैलिड है? That's the homework for you. We will discuss in the next class. Now let's conclude this. So it's very clear, judicial separation can become a divorce, but divorce can't become a judicial separation, because divorce means completely dissolutions of the marriage, where judicial separation refers to the release of time being temporary release from the matrimonial obligation, and in case after judicial separation the party wants to resume the cohabitation, they want to enjoy the relationship, want to continue in the marriage, they can get the order dismissed, annulled, and go. So now what are the grounds for judicial separation? I have already discussed the ground for the divorce in the previous class. So more or less the grounds are same, and I'm not going to talk about these grounds. I hope this is a very basic thing, and you will prepare it for the next class. And if there are any questions, I will take it up. Otherwise what I am going to do कि जो उसमें नया डेवलपमेंट है, जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं ग्राउंड्स के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है वो कुछ कंट्रोवर्सीज हैं कि हम क्रूरल्टी किसको मानेंगे, फिजिकल माना, बिकॉज क्रूरल्टी डिफाइंड नहीं है बहुत स्पष्ट तरीके से लॉ में, तो हम क्रूरल्टी किसको मानेंगे, क्या केस लॉ है। अब आप जानते हो बेसिकली व्हाट आर द ग्राउंड्स। जुडिशियल सेपरेशन के भी वही ग्राउंड हैं जो डाइवोर्स के हैं। उसमें जो आपका है, पहला तो वही है क्रूरल्टी, दूसरा है एडल्ट्री, तीसरा है डिजर्शन, चौथा है कन्वर्जन, पांचवा है इंसैनिटी, अनसाउंड माइंड, और छठा या सातवां जो भी कह लो नंबर वाइज लेप्रोसी, और साधु वाधु भी बनने का अगर हस्बैंड ने फैसला कर लिया है तो हिंदू कानून के तहत दैट इज ऑल्सो ए ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन। प्रिजम्पशन ऑफ डेड, अगर वो आदमी 7 साल तक लापता है, उसका कोई पता नहीं है, तो उसको भी हम मृत मान लेते हैं, और दैट बिकम्स द ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन एज वेल एज द ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। तो अगली बार हम इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉ है उसकी हम चर्चा करेंगे। जो नेक्स्ट बात है कैसे जुडिशियल सेपरेशन का सूट फाइल होता है, हम इसकी बात करेंगे। एंड टू सम इट अप, हाउ जुडिशियल सेपरेशन इज डिफरेंट देन द डाइवोर्स। पॉइंट नंबर 1, जुडिशियल सेपरेशन कैन बी फाइल्ड एनी टाइम आफ्टर द मैरिज। शादी के दूसरे दिन भी जुडिशियल सेपरेशन की पिटीशन लगाई जा सकती है, बट क्या डाइवोर्स में ऐसा संभव है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट? आई वांट आंसर फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। जुडिशियल सेपरेशन की एप्लीकेशन शादी के दूसरे दिन लगाई जा सकती है। हाउ जुडिशियल सेपरेशन इज डिफरेंट देन डाइवोर्स। पॉइंट नंबर 1, आई एम समिंग इट अप माय डियर फ्रेंड्स। सो but can an application of divorce be filed under the next day? No, Ruhi. For divorce under marriage, don't get yes, this is keep wrong answer. Your concept will be clear. I love. सही वालों को क्या सही किया जाएगा, उनको नहीं कर सकते, नहीं लिखोगे तो you will carry that. So don't feel, I tell you by name, don't feel disheartened, huh? आई वॉन्ट टू इंकरेज यू टू मेक यू पार्टिसिपेटरी, और वो उदाहरण देने से क्लास में सभी लोगों को याद हो जाएगा। देखिए, जुडिशियल सेपरेशन की एप्लीकेशन आप दूसरे दिन लगा दो, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स की एप्लीकेशन नॉट बिफोर 1 year ऑफ द मैरिज। जब तक शादी के 1 साल नहीं हुए तो आप दिस डाइवोर्स की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। देयर इज ए टाइम पीरियड। आपको इसीलिए तो जुडिशियल सेपरेशन का प्रावधान आया कि भाई मेरी शादी हुई और मुझे लगा कि मैं गलत हो गया, अब मुझे तत्काल तो डाइवोर्स मिल नहीं सकता और मेरा एक छत के नीचे रहना संभव नहीं है, तो ऐसी हालत में हम क्यों एक दूसरे को झेलें। तो कानूनी तौर पे हम बिना किसी विवाद के, बिना किसी रेखा जी आफ्टर 1 year यू आर करेक्ट, हम कैसे अलग हो सकते हैं कि जहां हमारे संबंध की अक्षुण्णता भी बनी रहे, कानून भी बना रहे और समाज में
कोई दूसरे तरह का क्राइम ना हो जाए, क्योंकि अगर हम बाधित किए जाएंगे अपनी इच्छा के विपरीत किसी संबंध को सहने के लिए, तो हो सकता है हम दूसरे आपराधिक गतिविधियों में संलग्न हो जाएं, हम मर्डर कर दें, हम कोई और इतर बात सोचें। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए कानून में यह प्रावधान बनाया गया कि जुडिशियल सेपरेशन इसीलिए आया कि अगर आप ठीक नहीं है, आपको लगता है कि गलत शादी हो गई, तो आप दूसरे दिन को कोर्ट चले जाइए, लेकिन डाइवोर्स आपको, यू कांट अप्लाई फॉर अ डाइवोर्स without completing 1 year of the marriage. So, difference between judicial separation and divorce is there is a time limit, there is no time limit. The second point, जो judicial separation है वो आपको एक temporary release देता है from your matrimonial duties and there is no obligation for certain period of the time. एक तय सीमा तक आपका कोई अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य नहीं है, पत्नी का पति के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, बट इन डाइवोर्स इट इज परमानेंटली डिसॉल्व। किसी का भी एक दूसरे के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। तीसरा डिफरेंस, जुडिशियल सेपरेशन इज फर्स्ट स्टेप, डाइवोर्स इज द फाइनल स्टेप। सो बेसिकली डाइवोर्स इज a 2-step process. Number 1, you have to go for judicial separation. Yes, there are laws, there are certain exception. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई है, हम बात करेंगे उसकी आगे के क्लास में जब थोड़ा वहां पहुंचेंगे। The ground for the judicial separation could also become the ground for the divorce. There's no problem if the court is satisfied. The very ground which you have taken for the judicial separation can remain the same and the divorce can be granted on the same ground. But in case of divorce, once it is granted, then there is no chance of reconcilement or there is no chance of coming together up again. Judicial separation, I have already repeated, can be a ground for the divorce. Under the judicial separation, the parties can think about their marriage, can reconcile, but under divorce, reconciliation of marriage is not possible. Last but not the least, judicial separation is defined under section 10, while the divorce is defined under section 13 of the Act. So these are the basic points, how they are different. If it is a subjective question, it is a problematic question. Now, keeping all these things in the view, you can say this way these are different. So there's nothing new to add. See, there is one more point from the problem part of these views. The parties after divorce are bound to live separately. Khatam, sab kuch khatam. But in judicial separation, they can be under judicial separation, living under the same roof. एक छत के नीचे भी वो जुडिशियल सेपरेशन की अपनी अवधि को कंप्लीट कर सकते हैं। Judicial separation talks about being free from your duties, not free from the house. So एक जो सवाल है जो मैंने आपको दिया है कि मेंटेनेंस का क्या होगा, डाइवोर्स के बाद तो मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है, वी विल टेक इट अप, पर जुडिशियल सेपरेशन में मेंटेनेंस का क्या होगा। सो उसी के लिए प्रावधान है, वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल, बट हियर फॉर राइट नाउ हमने पत्नी को घर से नहीं निकाला, वो खाना भी खा रही है, वो रह भी रही है एक छत के नीचे। सिर्फ जो हमारे मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन है, जो हस्बैंड एंड वाइफ की ड्यूटी है, उससे हमने एक दूसरे को अलग किया है। तो इसलिए इफ दिस इज द सिचुएशन, द हस्बैंड कैन डिनाई टू गिव मेंटेनेंस टू द वाइफ बिकॉज शी इज एंजॉइंग, शी इज गेटिंग ऑल इकोनॉमिक राइट्स विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर हर। So judicial separation is basically released from the duty, not released from the house. But 1955 के पहले there was no concept of separation or divorce because हिंदू विवाह एक अक्षुण्ण प्रक्रिया मानी जाती थी, जिसमें आपने सुना है ना, ये जन्मों जन्मों का बंधन है, 7 जन्म। अगर आज आपने शादी कर ली तो अगले 7 जन्म में आपने ही पति पत्नी रहना है। तो ये हमारी जो हिंदू फिलॉसफी थी, जो दर्शन शास्त्र था,
जो हिंदू सिविलाइजेशन था तो उसमें तो ये जन्म जन्मांतर का बंधन है, तो ना वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट था जुडिशियल सेपरेशन का और ना ही वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट था डाइवोर्स का। शादी मतलब हो गई, मतलब अब आपको रहना है 7 जन्मों तक साथ, नहीं तो कम से कम 1 जन्म तो रहना ही है। बट जब समाज में सुधारक आए, समस्याएं देखी गई, परिस्थितियां बदली, तो ये हमारा सुधार आया और हमने इस दोनों कॉन्सेप्ट को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में इनकॉर्पोरेट कर लिया एंड देयर वी आर। अब अगर यहाँ तक के सवाल में आपका कोई सवाल है, कोई काउंटर सवाल है, आप मुझसे टाइप कर दें, पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप चर्चा कर सकते हैं, टेलीग्राम में आप चर्चा कर सकते हैं। वो 10 सवाल जो महत्वपूर्ण है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के टाइप से, वो अब मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। हो सकता है मैं आज रात न दे पाऊँ, कल न दे पाऊँ, मैं विषय को और आगे बढ़ा के लास्ट में दे दूंगा ताकि आपके पास भी सफिशिएंट टाइम होगा। तो 9:45 होने वाला है, आप भी जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, आराम करेंगे, तो हो सकता है कल आपको वक्त ना मिले। ठीक है, तो वो सवाल हम अगले वीक में लेंगे, वो क्या 10 महत्वपूर्ण सवाल हैं। और अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे आज के इस क्लास को यहीं विराम देने के लिए। लेट मी अलाउ मी टू कंक्लूड दिस क्लास हियर। वी विल मीट अगेन टुमारो एट द सेम टाइम ऑन द पेज ऑफ Allahabad Worldwide Family in FB Live session at 8 PM। कल फिर आपसे इलाहाबाद परिवार में फेसबुक लाइव में 8 बजे मुलाकात होगी। हमारा विषय हिंदू विवाह होगा कल का, अंडर द मेन टॉपिक ऑफ हिंदू मैरिज, हिंदू कानून, हिंदू विवाह होगा। और हम आपसे कल फिर मुखातिब होंगे, आपसे फिर मिलेंगे। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कौस्तुभ जी का आपका भी बहुत बहुत आभार। आज आप फिर पुनः क्लास में बने हुए हैं, चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। साथियों 24 थैंक यू अंजलि जी। आप सब ये 24 घंटे बाद या शायद 48 घंटे के बाद ये लोड कर देते हैं यूट्यूब पे। आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। फेसबुक पे ये लाइव तो इमीडिएटली हो जाएगा, अभी लोड हो जाएगा। आप इसको भी आगे शेयर कर दें और साथियों को जोड़ें, इसको और जीवंत बनाएं, परिचर्चा को और हम चैलेंजिंग बनाएं, चुनौती भरा बनाएं और सब लोगों को सफलता मिले। आप लोगों को ढेरों आशीर्वाद, स्वस्थ रहें। आज से उत्तर प्रदेश खुल भी रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना, ढिलाई है लेकिन कड़ाई भी जरूरी है। तो तमाम कोरोना के नियम का आप पालन करें और तमाम शुभकामनाएं। गुड नाइट, नमस्ते।